एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मरीन और क्लाउड बहस कर रहे होते हैं। तभी मरीन क्लाउड से कहता है, मैं इनविंसिबल होने का अकेलापन समझ सकता हूँ। तुम्हें एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने आकर बहुत खुशी हो रही होगी जो तुम्हारी बराबरी का हो, पर दुर्भाग्य से तुम वो दुश्मन नहीं हो जो मुझे खुशी पहुंचा पाए। मर्लिन की बात सुनने के बाद क्लाउड मर्लिन पर अपनी तलवार तानते हुए कहता है, तुम्हें ये बात मानी होगी कि मैं तुम्हारा सही ओपोनेंट हूँ। तभी मर्लिन हंसते हुए क्लाउड की तरफ बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, अगर मैं ये सोचूं कि मेरी ताकत तुम्हारे जितनी है तो ये ऐसा होगा कि मैं अपनी ही बेइज्जती अपने हाथों से कर रहा हूँ। मर्लिन की बात सुनने के बाद क्लाउड मर्लिन से कहता है, बेकार की बातें करना बंद करो, चलो लड़ते हैं। अब मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा ताकि बाद में मुझे कोई पछतावा न रह जाए। इतना कहते ही क्लाउड के पूरे शरीर से लाल कलर का धुआं निकलने लगता है। लाल धुआं क्लाउड के चारों तरफ बहुत तेजी से घूमने लगता है। जैसे ही एलिस क्लाउड के चारों तरफ उस लाल धुएं को देखती है, वैसे उसको समझ में आ जाता है कि क्लाउड कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। एलिस उस लाल धुएं को देखते हुए कहती है, यह तो वही पुरानी प्रोहिबिटेड टेक्निक सेक्रीफाइस ऑफ मादान है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला अपनी लाइफ को 100 बार एक्सचेंज करके अपनी ताकत को तुरंत बढ़ा लेता है। मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि यह प्रोहिबिटेड टेक्निक इतिहास में कहीं गायब हो गई थी, पर मुझे नहीं लगा था कि आज मैं इस टेक्निक को यहाँ पर देखूंगी। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन कहता है, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरी जगह पे धीरे धीरे वो लाल ऑरा फैल रहा होता है, जिसे देखकर एलिस के भी पसीने छूट रहे होते हैं। क्लाउड अपनी ताकत को इकट्ठा कर ही रहा होता है कि तभी वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। क्लाउड की स्पीड इतनी हो जाती है, अगर वहाँ पर नॉर्मल लड़ाकू होते तो वो भी उसे नहीं देख पाते। पर मर्लिन की आंखें अभी भी क्लाउड का पीछा कर रही होती हैं। जिस तरफ भी क्लाउड जाता है, मर्लिन की आंखें भी उसी तरफ हो जाती हैं। तभी क्लाउड अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए मर्लिन पर अटैक कर देता है, पर मर्लिन क्लाउड के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। अपने अटैक को फेल होता देख क्लाउड फिर से मर्लिन पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, पर मर्लिन उस अटैक से भी बच जाता है। इसके बाद मर्लिन और क्लाउड के बीच कई अटैक्स का आदान प्रदान होता है। कभी मर्लिन क्लाउड पर अटैक करता है तो कभी क्लाउड मर्लिन पर अटैक करता है। क्लाउड के बहुत सारे अटैक से भी मर्लिन को कुछ भी नहीं होता। फिर क्लाउड मर्लिन पर अपने सबसे ताकतवर मूव से अटैक कर देता है, पर मर्लिन उस अटैक से भी बच जाता है। मर्लिन क्लाउड के हमलों से तंग आकर क्लाउड पर अपनी तलवार से अटैक करने जाता है। इससे पहले कि मर्लिन अपनी तलवार को म्यान से निकाल पाता कि तभी क्लाउड अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए मर्लिन की तलवार को फिर से म्यान में डाल देता है। मर्लिन की तलवार को म्यान में ही रोकने के बाद क्लाउड मर्लिन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से आसपास की सभी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। इस अटैक की वजह से एलिस को भी जोर का झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी हुआ क्या। आसपास की सभी चीज़ें तबाह होने की वजह से वहाँ पर बहुत धुआं उड़ रहा होता है, जिस वजह से एलिस को कुछ भी दिखाई नहीं देता। धुआं साफ होने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउड की हालत बहुत ख़राब होती है और हैरानी के साथ कहता है, असंभव, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। क्लाउड की बात सुनने के बाद मर्लिन क्लाउड से कहता है, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, ये सब बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। मर्लिन अपनी तलवार को म्यान में डालते हुए क्लाउड से कहता है, तुम बहुत फास्ट हो लेकिन मेरे तलवार जितना फास्ट नहीं हो। मर्लिन की ये बात सुनने के बाद क्लाउड को बहुत जोर का झटका लगता है। झटके के मारे क्लाउड की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी क्लाउड को कुछ याद आता है कि बहुत समय पहले जब वो जिंदा था तो मर्लिन की यही बात किसी और ने भी उससे कही थी। क्लाउड से ये बात बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि मर्लिन की माँ होती है। इसका मतलब मर्लिन से पहले क्लाउड को मारने वाले मर्लिन की माँ ही होती है। फिर क्लाउड मर्लिन की तलवार को देखते हुए कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस वजह से मैं इस तलवार का पहले का अनुभव करने के बाद भी मैं इस तलवार को नहीं पहचान पाया। सबसे ताकतवर डीमन द रूलर ऑफ प्राइड लूसीफर से यही उम्मीद थी। क्लाउड की बात सुनने के बाद मर्लिन कहता है, लगता है कि मैं बहुत मशहूर हूँ, पर मैं बाकी डीमंस की तरह कभी भी यहाँ वहाँ ट्रैवल नहीं करता, तो ये मुझे कैसे जानता है। कुछ समय सोचने के बाद मर्लिन कहता है, शायद मैं इसे भूल गया हूँ। तभी मर्लिन फटाक से एलिस के पास जाता है और एलिस से हाथ जोड़कर कहता है, कैसा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला ही दिया। चलो, ज़्यादा देर नहीं हुई है, अपने घुटनों पर बैठकर मेरी पूजा करना शुरू कर दो। एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हारे अटैक की वजह से मैं अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। अरे हाँ, एक और बात, उस चाबी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, इसीलिए तुम उस चाबी को अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें उस चाबी को कंट्री को दे देना चाहिए। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस के सर पर ठोकते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? ये चाबी एक खजाना है, क्या तुम अपनी बेवकूफ़ी के कारण इस चाबी को दूसरे को दे दोगी?
मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, क्या तुम इस चाबी को अपने पास रखने के बारे में सोच रहे हो? इसके बाद फिर मर्लिन एलिस से कहता है, एलिस चलो हम इस चाबी के बारे में बात करते हैं। एलिस मर्लिन से कहती है, हम दोनों इस चाबी के बारे में क्या बात करेंगे? मर्लिन एलिस से कहता है, अब हम दोनों तो पार्टनर्स हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम इस खजाने को आपस में बांट लेते हैं? मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हें कैसे पता ये चाबी एक खजाना है? बल्कि मैंने तो क्लाउड के मुंह से शक्ति चुराने के बारे में सुना था। फिर मर्लिन एलिस से कहता है, मैंने सोचा नहीं था एक सेटर रैंक का एक्सपर्ट इतना बेकार होगा। मर्लिन एलिस को लालच देते हुए कहता है, इतना कठोर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर तो बस 10,000 गोल्ड कॉइन का कर्ज है, पर तुम्हारे ऊपर तो 10 लाख गोल्ड कॉइन का कर्ज है। मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाता तब तक तुम अपना कर्ज भी चुका पाओगी। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यूं गरीबों के रूप में कुछ पैसों के लिए संघर्ष करते हुए बिताना चाहती हो? तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक कर्ज की वजह से गुलाम बनकर तो नहीं बिताना चाहोगी। तुम्हारे पास अपनी गुलामी से छुटकारा पाने का एक मौका है। चलो इस चाबी का अध्ययन करते हैं और एक साथ खजाने की खोज करते हैं। मरीन को अपने दोनों हाथ फैलाकर जाते हुए देखकर एलिस कहती है, कहीं मरीन मुझे बेवकूफ़ बनाकर धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? फिर मरीन उस चाबी को देखते हुए एलिस से कहता है, हमारे पास एक ही परेशानी है, इस चाबी के रहस्य के बारे में पता लगाने की। एलिस मर्लिन से कहती है, मेरा एक दोस्त जो रेक्सम में एक एडवेंचरर है, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी रखता है, हम उससे पूछ सकते हैं। मर्लिन एलिस से कहता है, क्या उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? तभी जोर की गुर्राने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, ये गुर्राने की आवाज़ तो उन जिंदा कंकालों की है। एलिस मर्लिन से अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो क्रोमांसर को मार दिया था, तो ये कैसे जिंदा है? एलिस के इतना कहते ही वो सारे जिंदा कंकाल हजारों की संख्या में चिल्लाते हुए गेट से अंदर आ जाते हैं। मर्लिन उन जिंदा कंकालों को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये कंकालों की बची हुई टुकड़ी है जो इस चाबी के माना की वजह से यहाँ पर खींचे चले आए हैं। ये धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है, तो मेरे भरोसे पर मत रहना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हें मेरी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप को इतना बड़ा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।